नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम लग रहा है उसमें 10th क्लास की जो एनसीईआरटी उससे सारे 25 के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है 10th क्लास की उसमें से नहीं आया हो। तो दोस्तों, मैं आपकी सुविधा के अनुसार इस क्लास को आपके सामने लाया हूँ और हम वो सारी क्लासें करेंगे जिसमें प्रॉपर तरीके से वन बाय वन क्वेश्चन अपन करते चलेंगे, इसकी थ्योरी भी पढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखो, यहाँ पहला चैप्टर बताया गया है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या बताया गया है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो यहाँ देखो, जो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। अपने दैनिक जीवन परिस्थितियों को विचार किया है। ठीक है, जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर लोहे का तवा अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, भोजन हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है। मतलब मेन बात क्या है कि हमारा जो शरीर है, अगर वो भोजन को पचा लिया उसने, तो वो क्या हो गई, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम एक प्रैक्टिकल के हिसाब से समझते हैं, जो हमें ये दे रखा है। देखो, ये है हमारा प्रैक्टिकल। इसमें क्या कर रखा है, ये इसमें कर रखा है इसने कि एक मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, एक मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ करके और उसको जलाया जाता है। तो ये जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब निर्माण करता है और ये किस ज्वाला के साथ में जलता है, ये भी अपन देखते हैं। देखो, यहाँ इसने बताया है कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है। ठीक है, और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अपक्रिया के कारण ही बनता है। देखो, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ना, ये क्या था, सफ़ेद था। क्या था, सफ़ेद चूर्ण बना। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, ये क्या बना, सफ़ेद चूर्ण बना। और श्वेत लोह के साथ, किसके साथ, श्वेत लोह के साथ बना, यानी सफ़ेद लोह के साथ में बना। और ये भी श्वेत चूर्ण बना जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है दोस्तों, फिर अपन एक और प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ देखो, इसने क्या कर रखा है कि एक प्रश्नावली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, मतलब लेड नाइट्रेट PbNO3 का एक घोल ले लिया, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। इसने क्या किया दोस्तों कि लेड लेड नाइट्रेट का घोल लिया और इसमें पोटेशियम आयोडाइड के आई का घोल मिला दिया। ठीक है दोस्तों, एक शंक्वाकार फ्लक्स या प्रणाली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, इनमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। अम्ल सावधानी इस्तेमाल कीजिए क्योंकि जस्ते दोनों आपस में कुछ होते दिखाए। शंक्वाकार फ्लक्स प्रणाली को स्पर्श कीजिए और इसके तापमान में कोई परिवर्तन हो। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या, ये कॉर्क था, ये कांच की नली थी, शंक्वाकार फ्लक्स था, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल था और जस्ता दानेदार हो गया क्योंकि ये जो जिंक था ना वो नीचे बैठ गया। ठीक है, और यहाँ क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ, गैस का निष्कासन हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ। ठीक है, यदि हम अपने आसपास में हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएं कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक रूप का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखो रासायनिक समीकरण। यहाँ रासायनिक समीकरण में देखो ये क्या बता रहा है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा होता है, संक्षिप्त रूप में ये समीकरण के द्वारा लिखा गया है। देखो, जो मैग्नीशियम हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या बना, उत्पाद, उत्पाद बना। ठीक है दोस्तों, क्या बना, उत्पाद। देखो, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है जिसे क्या कहा गया है, उत्पाद कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, उत्पाद। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक तो अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ इस चीज़ को तरीके से समझाया गया है। देखो, यहाँ तो उसके बारे में लिखा है समीकरण में। अब देखो, रासायनिक समीकरण जो लिखा है ना इसने, वो क्या लिखा है, Mg+O2, तो MgO, क्योंकि अब यहाँ देखो
समीकरण संतुलित नहीं है। क्यों संतुलित नहीं है? क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ ऑक्सीजन के दो अणु या एक ही अणु है, तो इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे देखो संतुलित समीकरण का मैं तो समझा रखा है इसने। जैसे जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, यानी Zn प्लस H2SO4। तो ZnSO4 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है दोस्तों, जो देखो यहाँ आपको बता रखी है, क्या बता रखा है, ये बता रखा है कि Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 H2। ठीक है, तो यहाँ भी इस समीकरण को संतुलित करने के लिए चीज़ें बता रखी है। अब देखो यहाँ संतुलित करना बता रखा है, देखो यहाँ चीज़ें संतुलित करनी बता रखी है। ये सारा जैसे FeH2 तो Fe3O4H2, तो ये समीकरण संतुलित करना बता रखा है हमें। ठीक है दोस्तों, अब यही सारी चीज़ें आगे आएंगी, तो इन चीज़ों को अपन प्रॉपर तरीके से देखेंगे। देखो यहाँ भी समीकरण को संतुलित करना बता रखा है। ठीक है, ये देखो ये समीकरण को संतुलित, ऑक्सीजन की संतुलित परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने में 4 गुणा लगाकर H2 करेंगे। तो यहाँ इसने क्या किया, Fe प्लस 4H2 कर दिया, Fe3O4 प्लस H2 आंशिक रूप से संतुलित हो गया। तो इस प्रकार के उत्पाद और अभिकारकों की संख्या समान होनी चाहिए, वही क्या होता है, संतुलित समीकरण होता है। ठीक है, ऊपर दिए गए समीकरण की जांच भी कर ली इसने। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारे पास। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखो ये इसने बना रखा है, ये देखो ये संतुलित समीकरण 3Fe प्लस 4H2 Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, ध्यान दीजिए ये समीकरण हो गया। और यहाँ देखो एक इम्पोर्टेंट समीकरण है ये, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से 340 ATM दाब पर करती है तो CH3OH यानी मैथिल अल्कोहल बनाता है। ठीक है, फिर यहाँ देखो 6CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 12 जल के अणुओं से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल होता है, तो ग्लूकोज प्लस 6 का ऑक्सीजन प्लस 6 जल के अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या हो गया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 12 जल के अणुओं से अभिक्रिया करते हैं क्लोरोफिल और प्रकाश में, तो C6H12O6 ग्लूकोज बनती है, 6 ऑक्सीजन के अणु बनते हैं और 6 जल के अणु बनते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपन पढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या दे रखा है, रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो रासायनिक दो तीन रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी है इन्होंने। तो यहाँ देखो ये संयोजन अभिक्रिया दे रखी है इसने। संयोजन अभिक्रिया में क्या कर रहा है इसने, एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लिया इसने, क्या लिया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी जिसे बुझा हुआ चूना के नाम से भी जाना जाता है। इसे धीरे धीरे जल में मिलाया इसने। अब क्या हुआ कि इस बीकर का जो ताप है ना बढ़ गया। देखो ये बीकर हो गया, ये जल हो गया, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया। कैल्शियम ऑक्साइड मिलाने के बाद क्या है कि ये थोड़ा सा उबलने लगे हैं, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण अधिक मात्रा में उसमें। देखो जब कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जो कि बुझा हुआ चूना होता है, तथा ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलाकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया दो या दो से अधिक कारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब देखो यहाँ दे रखा है इसने, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। देखो एक बुझे हुआ चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना क्या था कि कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन बुझा हुआ चूना क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका निर्माण कहाँ करते हैं, दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। मतलब मेन बात क्या है कि जब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये दीवारों के ऊपर पुताई के रूप में काम आता है, लेकिन ये क्या है कि वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से और अभिक्रिया कर लेता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की जो पतली परत बना देता है, ये सफेदी करने के लिए 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है।
इससे दीवारों पर चमक आ जाती है, रोचक होता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। यानी संगमरमर जो है उसका रासायनिक सूत्र भी क्या होता है, CaCO3। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो जली विलयन है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कैल्शियम कार्बोनेट मिला है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये बन गया और जल भी बन गया। ठीक है दोस्तों। संयोजन अभिक्रिया की कुछ उदाहरण की C+O2, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, ये देख लिया अपन ने। अब देखो आइए, अब ये संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ये उदाहरण देखते हुए चलेंगे। जैसे H2H2+O2, तो 2H2 हो गया। ठीक है, यहाँ आ गया। अब यहाँ देखो क्या होता है कि सर ऊष्मा क्षेपी जो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी क्या होती है, जैसे CH4 प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का अगर दहन करोगे, यानी मेथियन गैस प्लस 2O2, तो CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बनती है। किससे, प्राकृतिक गैस के दहन से। प्राकृतिक गैस के दहन से क्या बनता है कि CO2 प्लस जल। अब देखो जिसमें ऊर्जा बन रही है ना, तो ये क्या ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन के समय छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट। इन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित मिलाकर ऊर्जा प्रदान करती है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन अध्ययन। अब देखो यहाँ होता है कि जैसे मान लो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल के अणु बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो, या तो चाहे 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल के अणु मिलकर ग्लूकोज और इनका निर्माण करते हैं। और यहाँ जैसे साग सब्जियों विघटित होकर कॉम्पोस्ट ऊष्माक्षेपी क्रिया का उदाहरण है। क्रियाकलाप एक अभिक्रिया प्रकार को पहचानिए, उत्पाद का ऊष्मा उत्पन्न होती। ठीक है, तो ये हो गया। देखो ये हो गया, ये क्या कहना चाहता है, एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला में गर्म कीजिए, जैसे चित्र में दिखाया गया। ठीक है दोस्तों, ये चित्र आपको दिखाया गया, चित्र को भी देख सकते थे आप। फिर एक अभिक्रिया आपको दी गई है दोस्तों, ये देखो यहाँ फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित हुआ। सल्फर के दहन से उत्पन्न अभिलाक्षणिक गंध को आप सूंघ सकते हैं। देखो मेन बात क्या होता है, ये जो 2FeSO4 फेरस सल्फेट को अगर गर्म किया गया ना, तो वह फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। कौन, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड के में टूट। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट यानी FeSO4.7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस जबकि SO2 SO3 गैसें हैं। मेन बात देखो, जब फेरस सल्फेट FeSO4 जब टूटता है तो Fe2O3 तथा SO2 और SO3 में टूटता है। तो ये तो क्या है, ये तो एक ठोस है, जबकि ये दोनों क्या है, गैसें हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फेरिक ऑक्साइड तो ठोस होता है, फेरिक ऑक्साइड जो ये है, लेकिन जो SO2 SO3 है ये गैस है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग होता है उद्योगों में। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोग एक सीमेंट के निर्माण में भी होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट था, चूना पत्थर था, अगर इसको वापस गर्म करेंगे ना अपन, तो ये बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये क्या है, एक वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, एक वियोजन अभिक्रिया है। यानी पहले अपन देखो, पहले अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से साथ अभिक्रिया कर रहा था तो कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा था। लेकिन जब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर अपन गर्म करें में, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ देखो ये बर्नर। ठीक है, ये बर्नर हो गया। चिमटे को थैली पकड़ लिया जाता है,
ठीक है, आप देखेंगे भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं होता है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। जैसे देखो, अब यहाँ देखो, PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट को अगर गर्म किया जाता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी लेड नाइट्रेट को अगर आप गर्म करोगे तो लेड ऑक्साइड 2PbO प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, तो ये कहना क्या चाहता है, बना क्या है ये। ठीक है, फिर ये आ गया हमारे पास में एक और क्रियाकलाप। देखो, इस क्रियाकलाप में क्या करें, एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र, उस पर रबड़ का डाटा लगा दीजिए, इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया। जैसे देखो, एक ये इलेक्ट्रोड हो गया, एक ये इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर क्या है, ऑक्सीजन है जिसे एनोड कहेंगे, और इसके ऊपर क्या है, हाइड्रोजन है जिसे कैथोड, यानी OA एनोड पर ऑक्सीजन। आप इस चीज का ध्यान रखो आप तो। ठीक है, फिर दोनों को अपन ने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, एनोड को और कैथोड दोनों को क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ये ग्रेफाइट की रोड हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, जल हो गया। ठीक, जल हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए, मग में इतना जल लीजिए कि इलेक्ट्रोड इसमें डूब जाए, जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। ठीक है, जल से भरी 2 आंशिक परोक्ष नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड पर उल्टा रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोड पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले नली की जल को स्थापित कर देते हैं। क्या दोनों परोक्ष नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जब दोनों परोक्ष नलियां गैस से भर जाएं तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती दोनों परोक्ष गैसों की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये कौन सी गैस उपस्थित है। यहाँ देखो, देखो यहाँ क्या किया, सूर्य की प्रकाश, सिल्वर क्लोराइड था जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया इन्होंने। अब देखो क्या कहे, रख दीजिए। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को के रंग को दिया। आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। जैसे 2AgCl है, सूर्य के प्रकाश है, 2Ag प्लस Cl2 हो गया। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया, 2AgBr है, सूर्य का प्रकाश है, 2Ag प्लस Br, ये हो गया। ठीक है, श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है किस प्रकार का उपयोग, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों का उपयोग किस में किया जाता है, श्वेत फोटोग्राफी में इन दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं अपन। देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको और ये छोटा सा है, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया था इसने। देखो, ये विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बता रखा है इन्होंने। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अगर अपन देखें, देखो ये लोहे की कील है, कॉपर सल्फेट की विलयन से बाहर निकाली गई कील है। देखो इसने क्या किया, जब कॉपर सल्फेट की विलयन था ना, उसमें एक लोहे की कील डाल दी, तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है ना, वो इस लोहे के, ये ऐसा हो गया। ठीक है, लोहे की कील का रंग भूरा हो क्यों हो गया, तथा कॉपर सल्फेट विलयन का रंग मलिन पड़ गया। ठीक है, ये देखो, Fe प्लस CuSO4, आयरन सल्फेट हो गया, कॉपर हो गया। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित हटा दिया, इस विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखो, फिर एक है Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट था वो जिंक सल्फेट हो गया। Pb प्लस CuCl, तो PbCl2 प्लस Cu। ठीक है, लेड की कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेड क्लोराइड बन गया। ठीक है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर के उस यौगिक को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ हो गया। बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिलाने पर बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। बात खत्म। फिर बात आ गई इसकी, देखो यहाँ पे क्या है, देखो Na2SO4 BaCl2
तो BaSO प्लस प्लस 2NaCl, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, देखो Ba2 + SO4 2- की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अनित्य उत्पाद तो सोडियम क्लोराइड में जो विलयन में रहता है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया को भी आदान प्रदान द्विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, द्विस्थापन अभिक्रिया भी ये बता रखा है इसने। तो ये देखो, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड सेकंड की काली परत चढ़ जाती है, ये काला पदार्थ होता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड सेकंड बनेगा ये, आप ध्यान रखना इस चीज़ का, सेकंड बढ़ता है। ठीक है, और ये अगर हम कॉपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए सतह की काले बुरे परत की, तो क्योंकि इसकी विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है, कॉपर प्राप्त होता है। CuO+H2, Cu+H2 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसने बता रखा है, ये समीकरण हो रहे हैं यहाँ पे जो इसने बता रखा है। देखो, अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होते हैं, उपचयन और अपचयन, क्या होता है। देखो यहाँ देखो क्या हुआ, ये कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन गैस के साथ में अभिक्रिया करी इसने, तो ये कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, ये हो गया। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, ZnO+C, तो Zn+CO, MnO2 4HCl MnCl2, ये हो गया। ठीक है, कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड था, Zn अपचयित होकर Zn बनता है। अभिक्रिया HCl में उपचयित और अपचयित का बात है। ठीक है, यहाँ देखो ये बता रखा है, ध्यान दीजिए, एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन होता है, श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित है, मैग्नीशियम का उपचयन होता है। क्या हुआ, उपचयन या अपचयन हुआ। उसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, विकृत गंधिता के क्या है, संचारण क्या है। देखो, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये होता है, विकृत गंधिता होती है। वसा युक्त तो तेलीय खाद्य लंबे समय तक रखा जाता है, उसका स्वाद या गंध कैसा होता है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं अपन, ये क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। यहाँ देखो पूरा तरीके से थोड़ा सा समझा रखा है, क्या होती है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया के में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया। ठीक है, द्विस्थापन अभिक्रियाएं हो गई। यहाँ देखो ये क्वेश्चन हो गए, सारे अभिक्रियाएं हो गई यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी अभिक्रियाएं हो गई। तो इसी प्रकार अपन ने क्वेश्चन पूरे प्रॉपर तरीके से रासायनिक समीकरणों को पढ़ा, उनमें क्या क्या कौन कौन से समीकरण क्या कैसे कैसे बन रहे थे, उनमें क्या उत्पाद बन रहा था, तो इन सब चीज़ों को दोस्तों बहुत ही तरीके से अपन ने समझा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैप्टर को आप पढ़ के जाइए, आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।